हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे। जैव अणु वाले चैप्टर में हम लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कंप्लीट देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड का अगला एग्जाम्पल जो आता है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जो है एक प्रकार से फ्रूट से जो शुगर मिलता है, शर्करा मिलता है, उसी को फल शर्करा के नाम से जाना जाता है और उसमें फ्रक्टोज की मात्रा पाई जाती है। अगर इसका हम लोग फार्मूला देखेंगे, मोलिकुलर फार्मूला, तो ये हो जाता है C6H12O6। ग्लूकोज का जैसा अणु सूत्र रहता है उसी प्रकार फ्रक्टोज का भी सेम अणु सूत्र पाया जाता है। जब इसका हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन इस प्रकार से सीधे श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ। उसके बाद इसमें देखते हैं तो यहाँ पे CH2OH ग्रुप पाया जाता है, माने कि प्राथमिक अल्कोहल, और इसके ऊपर वाले कार्बन पे भी CH2OH ग्रुप पाया जाता है, प्राथमिक अल्कोहल ग्रुप। उसके बाद इसमें जो पहला के बाद दूसरा कार्बन है, इस पे कार्बोनिल ग्रुप कीटोन के रूप में पाया जाता है। और उसके नीचे जब हम लोग देखते हैं तो इधर H और OH ग्रुप पाया जाएगा। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, इसमें OH, इसमें भी OH ग्रुप, और इधर H और इधर H। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की संरचना में हम लोग देखते थे कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता था, लेकिन अणु सूत्र सेम ऐसा ही था ग्लूकोज में। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो फ्रक्टोज में क्या होगा, एल्डिहाइड ना पा करके 2 प्राथमिक अल्कोहल ग्रुप पाया जाएगा और 1 कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो एल्डिहाइड ग्लूकोज में पाया जाएगा और कीटोन ग्रुप फ्रक्टोज में पाया जाता है। तो यह हो गया इसका स्ट्रक्चर और मोलिकुलर फार्मूला। अब यहाँ पे अगला देखते हैं कि जो फ्रक्टोज है उसको हम लोग ओपन श्रृंखला के रूप में अभी देखे हैं। ये क्या है, हमारा ओपन श्रृंखला है, पूरा पूरा खुला हुआ है। अब हम लोग क्लोज्ड श्रृंखला के रूप में देखते हैं तो क्या होगा, इसमें के जो अणु हैं रीअरेंज हो करके क्या हो जाएंगे, यहाँ से बंद प्रकार की संरचना बन जाती है। तो इसी संरचना से हम लोग बंद प्रकार की संरचना बनाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये CH2OH है और ये CH2OH है। उसके बाद यहाँ का ये जो OH है यहाँ से गायब हुआ है, और यहाँ का क्या गायब हुआ है, इसमें का जो OH है ना, यहाँ का H कहाँ चला गया है, इस वाले कार्बन पे गया है, और ये जो डबल बॉन्ड O था इसको OH के रूप में बनाया है। और ये जो CH2OH है ये इसी कार्बन से साइड में जुड़ गया है, और यहाँ का जो हाइड्रोजन था इस पे OH बन के जुड़ा हुआ है। फिर ये जो ऑक्सीजन है बीच में आ गया है, और यहाँ से निकल के यहाँ तक एक तो हमारा इस प्रकार से बंद श्रृंखला का निर्माण होता है। तो यह जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्लोज्ड प्रकार का स्ट्रक्चर कहलाएगा, किसका, फ्रक्टोज का। तो यह हो गया एक स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हावर्थ नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने फ्रक्टोज की संरचना को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि उसमें इस प्रकार से 5 सदस्य वाले एक क्या बन जाता है, 5 सदस्य वाले रिंग का निर्माण हो जाता था। तो उस संरचना को उन्होंने फ्रक्टोफ्यूरेनोज संरचना का नाम दिया। तो ये जो संरचना है 2 प्रकार से बनती है। यहाँ पे जितना भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इन सबको हावर्थ नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पे व्यवस्थित किया था, और इस व्यवस्था में यहाँ पे 1 2 3 4 5 सदस्य वाले एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया जो बंद प्रकार का स्ट्रक्चर था।
इसमें जो CH2OH है यहाँ पे लिया है। फिर देखते हैं तो ये वाला जो कार्बन है ये है, उसके बाद इसमें का OH है और ये H भी इसमें जुड़ा रहता है। उसके बाद ये वाला जो OH और H है ये वाला है, ये वाला COH ये वाला है। फिर इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि ये वाला जो COH है यहाँ पे है CH और ये CH2OH और ये जो O है बंद प्रकार की संरचना से लिए हैं, तो ये वाला O इस रूप में यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा हावर्थ का स्ट्रक्चर, जो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर फ्रक्टोफ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसमें दो प्रकार का रहता है, पहला अल्फा स्ट्रक्चर और दूसरा बीटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जब CH2OH ग्रुप जब ऊपर में रहता है ना और OH ग्रुप नीचे में रहेगा तो उसको अल्फा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यहीं पे जब इसको हटा देते हैं और इसमें का OH ग्रुप को ऊपर कर देते हैं और CH2OH ग्रुप को नीचे कर देते हैं तो ये अल्फा से हो जाएगा बीटा प्रकार का स्ट्रक्चर। तो फ्रक्टोज में दो प्रकार के हावर्थ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पहला रहता है अल्फा और दूसरा रहता है बीटा। तो ये यहाँ से कंप्लीट होता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर और उसके बारे में जो पढ़ना था वो। अब आगे हम लोग देखेंगे मोनोसैकेराइड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे डाइसैकेराइड के बारे में। तो जो डाइसैकेराइड है उसमें क्या होता है कि जो छोटी छोटी दो इकाइयों से मिलके, माने कि मोनोसैकेराइड के दो इकाइयों से मिलके डाइसैकेराइड के एक अणु का निर्माण होता है। तो जब डाइसैकेराइड का हम लोग जल अपघटन करते हैं तो मोनोसैकेराइड के दो अणु हमको प्राप्त होगा। तो जो डाइसैकेराइड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहला हम लोग देखते हैं सुक्रोज का। तो सुक्रोज का C12 H22O11 ये हमारा क्या है, सुक्रोज है जो गन्ने से प्राप्त होता है। इसका जब H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, माने कि जल अपघटन करेंगे, तो यहाँ से C6H12O6 प्लस C6H12O6 के अणु प्राप्त होगा। माने कि एक तो ग्लूकोज और एक तो फ्रक्टोज दो अणु हमको प्राप्त होता है। तो ये हमारा डाइसैकेराइड हुआ और ये दोनों हमारे मोनोसैकेराइड कहलाएंगे। ये हमारा सुक्रोज है। तो सुक्रोज से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है। अगला डाइसैकेराइड का एग्जांपल में आता है लैक्टोज। तो लैक्टोज का भी सेम फार्मूला रहेगा। जब लैक्टोज का जल अपघटन करते हैं तो वहां पे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्राप्त होता है। तो दोनों का स्ट्रक्चर और फार्मूला, स्ट्रक्चर नहीं, फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसका नाम अलग अलग हो जाता है। गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा कहाँ से, लैक्टोज का जब जल अपघटन करते हैं तो वहां से गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा। आगे हम लोग देखते हैं माल्टोज। तीसरा डाइसैकेराइड क्या है, माल्टोज। तो जब माल्टोज का जल अपघटन करते हैं तो वहां से ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया हमारा डाइसैकेराइड का सामान्य परिचय। अब डाइसैकेराइड में जो हम लोग सुक्रोज देखे हैं ना, गन्ने की शर्करा, जिसका फार्मूला है C12H22O11, इस सुक्रोज के बारे में बताया है कि इसका जब हम लोग जल अपघटन करते हैं तो एक अणु हमको ग्लूकोज मिलता है और दूसरा अणु हमको साथ साथ फ्रक्टोज का मिलेगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से मिलकर के हमारा सुक्रोज बना हुआ है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो जब हावर्थ वाला स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, सुक्रोज का, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर को जब मिला दिया जाता है तो वहाँ पे हमको सुक्रोज का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो हम लोगों ने हावर्थ में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के स्ट्रक्चर को पढ़ लिए हैं अलग अलग। तो दोनों को मिला करके सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है बुक में, उसको आप लोग देख लेना और अपने से पढ़ लेना।
उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं माल्टोज। तो माल्टोज का भी क्या होता है, यही है C12H22O11 उसका फार्मूला। अब इसको देखते हैं तो स्टार्च जो रहता है ना उसका जल अपघटन करेंगे तो डाई स्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है। तो जो डाई स्टेज है एक एंजाइम है और जल अपघटन में सहायता करता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्टार्च का जब जल अपघटन कराते हैं तो वहाँ से क्या मिलेगा, माल्टोज का निर्माण होगा। उसके बाद माल्टोज का फिर से जल अपघटन कराते हैं तो वहाँ से हमको ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होंगे और वहाँ से 2 अणु ग्लूकोज मोनोसैकेराइड के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जब हम लोग माल्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो 2 अणु ग्लूकोज के अलग अलग बनाएगा हावर्ड्स वाला, फिर दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो दोनों अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे जो बंध का निर्माण होता है उसको ग्लाइकोसाइड बंध के नाम से जाना जाता है। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग हावर्ड्स वाला ग्लूकोज की संरचना वाले में, उसी के 2 अणु को बीच में जोड़ रहा है तो जोड़ने वाला जो बंध रहता है उसको ग्लाइकोसाइड बंध के नाम से जाना जाता है। तो उसी बंध के द्वारा ग्लूकोज के 2 अणु जुड़ करके माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद अगला डाइसैकेराइड क्या आता है हमारा, लैक्टोज। तो जो लैक्टोज है ना उसका भी फार्मूला सेम रहेगा C12H22O11। ये हमारा क्या कहलाएगा, लैक्टोज कहलाएगा। और इसका जब हम लोग जल अपघटन करते हैं लैक्टोज का तो हमको क्या क्या मिलेगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज का मिलता है और दूसरा मोनोसैकेराइड के रूप में गैलेक्टोज का अणु प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि एक गैलेक्टोज का और दूसरा ग्लूकोज का, दोनों का हावर्ड्स वाला जो स्ट्रक्चर है आपस में तिरछा रूप से जुड़ा रहता है, माने सीधा सीधा ना जुड़ के तिरछे रूप से जुड़ा रहता है। और दोनों को जो जोड़ने वाला बंध है वहाँ भी ग्लाइकोसाइड बंध पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइड बंध रहता है ना उसको बीटा ग्लाइकोसाइड बंध के नाम से जाना जाता है और जो माल्टोज में ग्लाइकोसाइड बंध रहता है उसको अल्फा ग्लाइकोसाइड बंध के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा डाइसैकेराइड कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है अगला हमारा पॉलीसैकेराइड। तो जो पॉलीसैकेराइड में हम लोग क्या पढ़े थे, पहला इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे पॉलीसैकेराइड का। तो इंट्रोडक्शन में देखे थे कि पॉलीसैकेराइड एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होता है, मोनोसैकेराइड जब मिलता है तो उस ज़्यादा संख्या में जो मोनोसैकेराइड को, माने कि मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु जब आपस में सैकेराइड का निर्माण करते हैं तो पॉलीसैकेराइड कहलाता है। और उसी पॉलीसैकेराइड का जब हम जल अपघटन करते हैं तो बहुत सारे संख्या में हमको क्या मिलेगा, मोनोसैकेराइड प्राप्त होगा। तो जो पॉलीसैकेराइड है उसका निर्माण प्रकृति में कहाँ कहाँ पे होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना जो पौधों में पाई जाती है वहाँ पे क्या होता है, हमको पॉलीसैकेराइड का निर्माण संघनन बहुलक के रूप में प्राप्त होता है। और मोनोसैकेराइड की जो इकाई रहती है, जैसे एक मोनोसैकेराइड है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा, पांचवा, बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे भी क्या पाया जाएगा, एक प्रकार का बंध पाया जाएगा जो उन मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ने का काम करेगा। तो उस बंध को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइड बंध के नाम से जाना जाता है। और इसका अगर हम लोग कलर देखेंगे किसका, पॉलीसैकेराइड का, तो वह जो कलर है कलरलेस रहता है, माने रंगहीन रहेगा, स्वादहीन रहता है और सॉलिड रूप में अक्रिस्टलीय अवस्था में पाया जाता है। जो जीव जंतु रहते हैं और पेड़ पौधे उन सभी में इन पॉलीसैकेराइड की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन,
ये सभी क्या आते हैं, पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल में आते हैं। तो पहला पॉलीसैकेराइड हम लोग देख लेते हैं, स्टार्च, जिसको एमाइलम के नाम से भी जाना जाता है। तो जो स्टार्च है उसका फार्मूला होता है C6H10O5N। ये स्टार्च का क्या है, अणु सूत्र है C6H10O5N। ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। तो इसमें मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको n माने कि असंख्य संख्या हो सकती है। तो n की संख्या कितनी भी हो सकती है, जो उस इस पॉलीसैकेराइड पर निर्भर करेगा कि n की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसको n करके लिखा गया है। इसमें देखते हैं कि जो स्टार्च है उसका दूसरा नाम एमाइलम होता है, माने एमाइलम नाम से भी स्टार्च को जाना जाता है। और स्टार्च के जो स्रोत होते हैं गेहूं, चावल, मक्का, आलू और लेग्यूमिनस कुल के जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब में पाया जाता है। और कई प्रकार के जो साग सब्जी रहते हैं उसमें भी ये पाया जाता है। लीवर में स्टार्च ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। जो जीवों का लीवर रहता है, मनुष्य और अन्य जीवों का, उसमें ग्लाइकोजन के रूप में ये पाया जाता है। और इसमें देखते हैं कि जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें ये इसके बहुत सारे अणु इस प्रकार से इसमें आपस में जुड़े रहते हैं और यहाँ से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़े रहते हैं और कहीं कहीं पे ये भरा हुआ रहता है, बीच वाला, और कहीं कहीं पे खाली वाला भी पाया जाता है। तो ये हो गया ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर। ये इधर भी जुड़ेगा और इधर भी जुड़ेगा, इस प्रकार से ब्रांचेड स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। और विभिन्न स्रोतों से जो स्टार्च प्राप्त करते हैं उसमें आलू से जो स्टार्च प्राप्त होता है उसकी संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। जो गेहूं से स्टार्च प्राप्त होता है उसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और जो चावल से स्टार्च प्राप्त होता है ना, उसकी संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। तो यह है स्टार्च का सामान्य संरचना, जो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखने पे और उसका स्पष्ट रूप से उसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके बाद देखते हैं कि जो स्टार्च रहता है ना वो होमो पॉलीसैकेराइड रहता है। होमो माने कि एक ही प्रकार के अणु या फिर एक ही प्रकार के पॉलीसैकेराइड उसमें पाए जाएंगे। तो पॉलीसैकेराइड है तो उसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड रहेंगे। तो जितने भी मोनोसैकेराइड रहेंगे उसमें वो सभी एक ही टाइप के रहेंगे, इसलिए स्टार्च को होमो पॉलीसैकेराइड के नाम से जाना जाता है। और जब स्टार्च का जल अपघटन किया जाता है तो वहाँ से ग्लूकोज के बहुत सारे अणु प्राप्त होते हैं। तो जो ग्लूकोज प्राप्त होता है ना वो अल्फा डेक्स्ट्रोरोटेटरी या अल्फा डी प्रकार का ग्लूकोज वहाँ से प्राप्त होता है, जिसको डी प्लस ग्लूकोज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो रहता है स्टार्च के दो घटक पाए जाते हैं, पहला है एमाइलेज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। तो जो एमाइलेज है ना और एमाइलोपेक्टिन ये दोनों क्या होते हैं, स्टार्च के महत्वपूर्ण घटक के रूप में उसमें पाए जाते हैं। और जो एमाइलेज है वह जल में विलय हो जाता है और ग्लूकोज का रेखीय प्रकार का एक रेखीय संरचना में बहुलक का निर्माण करता है। दूसरा हम लोग देखते हैं एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, जल में जब इसको घोलेंगे तो जल में ये अविलय रहेगा, माने घुलता नहीं है जल में। और इसकी जो इकाइयां हैं सीधी रेखा में भी पाई जाती है और कभी कभी सीधी रेखा के साथ साथ ये क्या होता है, ब्रांच वाले शाखा युक्त संरचना के रूप में भी पाया जाता है। स्टार्च का 80 से लेकर के 85% तक का भाग इसी एमाइलोपेक्टिन का बना हुआ होता है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जो एमाइलेज है स्टार्च में पहला घटक था एमाइलेज,
वो 15 से 20% केवल पाया जाता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन क्या होता है 80 से 85% तक उसका भाग पाया जाता है। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर बुक में दिया हुआ है, जो ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयों को ही आपस में जोड़ जोड़ करके बनाया है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हम लोगों ने स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है, तो आप लोग इसको देख लेना कि एक ठो जो रिंग दिया हुआ है ना, इस प्रकार से बड़ा वाला, ये एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा। फिर इसको जोड़ते हुए यहाँ पे एक और रिंग ऐसा दिया हुआ है, तो ये दूसरा ग्लूकोज है। और यहाँ पे जो COH OH ऐसे रहता है, ये सब ग्लूकोज में जैसे रहता था वैसे ही सब में पाया जाएगा। तो एक दूसरे को जोड़ करके इसमें इन सब का डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको आप लोग बुक से देख करके बना लेना। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे स्टार्च में सेल्यूलोज। तो जो सेल्यूलोज है उसका भी सूत्र क्या होता है C6H10 जो सेल्यूलोज है उसका भी सामान्य जो अणु सूत्र है वो यही होगा C6H10O5N। N का मतलब है इसमें भी बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु हो सकते हैं, तो N माने कि कोई संख्या नहीं है, कितना भी हो सकता है। तो ये हमारा कहलाएगा सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज जो है पौधों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। और ये जो पौधों की जो कोशिका भित्ति रहती है, कोशिका की संरचना आप लोग जानते होंगे बायो में कि कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है पौधों की कोशिका के बाहर। तो वही जो कोशिका भित्ति है उसकी संरचना में यह सेल्यूलोज पाया जाता है। और यह पौधों की संरचना में पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम करेगा पौधों की कोशिकाओं को। और लकड़ी में ये 40 से 45% तक पाया जाता है। और जो कपास रहती है उसमें इसकी मात्रा 90 से 95% तक पाई जाती है। इसका जब संरचना देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर, तो ये क्या होगा, जैसे स्टार्च का स्ट्रक्चर रहता था ना, एमिलोज पाया जाता था स्टार्च में, उसी प्रकार से सेल्यूलोज में भी क्या पाया जाएगा, एमिलोज पाया जाता है। और अल्फा डी प्रकार के जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वही जब रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं तो बहुलक के रूप में इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये फिर से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के समान ही बनेगा। और यहाँ पे आगे देखते हैं तो जो सेल्यूलोज रहता है वो क्या होगा, टालेना अभिकर्मक और फेलिंग विलयन, इन दोनों को अपचयित नहीं कर सकता। माने कि टालेना अभिकर्मक और फेलिंग विलयन के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा, उनको अपचयित नहीं करेगा। और इसका जब हम लोग क्या कराते हैं, किण्वन प्रक्रिया कराते हैं ईस्ट की उपस्थिति में, तो यहाँ पे किण्वन की प्रक्रिया भी नहीं होती है, माने कि ये रिएक्शन नहीं देगा वहाँ पे भी। और इसका जब जल अपघटित भी करते हैं तो इसको सरलता से हम लोग जल अपघटित नहीं कर पाते हैं। तो ये किसी प्रकार का कोई रिएक्शन किसी के साथ नहीं देता है। तो ये हो गया सेल्यूलोज। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं तो आगे आता है पॉलीसैकेराइड में हमारा ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन है वो क्या होता है, प्राणियों में माने कि जीव जंतुओं में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। तो इसकी जो आणविक संरचना है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसकी संरचना भी किसके समान होगी, एमाइलोपेक्टिन की जो संरचना होती है उसके समान पाई जाती है। फिर भी जो एमाइलोपेक्टिन की जो औसत लंबाई 20 से 30 ग्लूकोज की इकाइयाँ पाई जाती है। माने कि जो एमाइलोपेक्टिन है ना उसमें 20 से ज़्यादा माने 25 से 30 एमाइलोपेक्टिन की संरचना में ग्लूकोज की 25 से 30 इकाई पाई जाती है। और ग्लाइकोजन की जो श्रृंखला होती है उसकी लंबाई अगर हम लोग देखेंगे औसत लंबाई तो 10 से 12 तक उसमें ग्लूकोज का अणु पाया जाएगा। प्राणियों के शरीर में अगर हम लोग ग्लाइकोजन को देखते हैं तो लीवर में, ब्रेन माने कि मस्तिष्क में और पेशियों में पाया जाता है। इसका आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या करते हैं,
अगर तोड़ना रहेगा इसको मोनोसैकेराइड के रूप में, तो एंजाइम की सहायता से क्या कर सकते हैं, इसको विघटित करने का काम किया जा सकता है। तो ये हो गया ग्लाइकोजन। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के उपयोग या कार्बोहाइड्रेट के कार्य। अभी तक हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, उसमें 3 ठो पढ़े हैं, मोनोसैकेराइड और दूसरा क्या था बाइसैकेराइड। पहला मोनोसैकेराइड था, फिर ओलिगोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड था, उसके बाद तीसरा क्या था पॉलीसैकेराइड। तो मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में। तो इसका जो कार्य है उसको देखते हैं। तो जीवों के लिए जितना भी कार्बोहाइड्रेट अभी तक पढ़े हैं वो सभी ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करते हैं। तो ऊर्जा देने का काम करते हैं, तो जीवों को ऊर्जा दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे जैव ईंधन के रूप में इसको माना जाता है। और पाचन तंत्र में भोजन को पचाने के लिए जो पाचन तंत्र रहता है उसमें एंजाइम के द्वारा स्टार्च का जल अपघटन होकर माल्टोज और ग्लूकोज हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भोजन को पचाने के लिए जैव ईंधन के रूप में इसको ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्बोहाइड्रेट का पहला कार्य हो सकता है। दूसरा देखते हैं कि शरीर में जो पाचन तंत्र का सही उपयोग जब हम लोग करते हैं तो 180 ग्राम जो ग्लूकोज है उससे लगभग 3000 जूल माने कि 700 कैलोरी ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। इसलिए इसको हमें जैव ईंधन स्रोत के रूप में माना जाता है। दूसरा है कि कार्बोहाइड्रेट पौधे जो रहते हैं उनकी कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करता है सेल्यूलोज के रूप में, और बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति रहती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। डीएनए तथा आरएनए। डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन सब के महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। और आरएनए में, आरएनए का जो स्ट्रक्चर आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें राइबोज के रूप में तथा डीएनए में डीऑक्सी राइबोज के रूप में ये पाया जाता है। तो ये हो गई यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कार्य कंप्लीट, और यहाँ से कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे दिया हुआ है प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।